हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आप देख रहे हो हमारा आपका यूट्यूब चैनल अक्षय दृष्टि एजुकेशन। काफ़ी दिनों से हमने यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाले हैं और आज हम ये वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमने ये किया है कि स्टेप बाय स्टेप जो अपने अकॉर्डिंग टू पॉइंटों से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आज हम ये टॉपिक जो ले रहे हैं ये है विश्व ज्योग्राफी का एक पहला टॉपिक है कि पृथ्वी की जो गतियां हैं और उसके प्रभाव क्या क्या हैं ये ले रहे हैं। तो ये जो अध्यापक ग्रेड फर्स्ट सेकंड और थर्ड के साथ जो रीट एग्ज़ाम है इसमें भी ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है इस पृथ्वी पर हमने जो गतियों को जो काल्पनिक रूप में हमने मान रखा है वो इस प्रकार से मान रखा है कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती हैं। तो एक प्रकार तो है घूर्णन गति, जिसको हम ये कोष्टक में दे रखा है परिभ्रमण भी कहते हैं, और एक गति है वो है परिक्रमण है। तो जो परिभ्रमण है वो तो है कि पृथ्वी अपने ही स्थान पर पश्चिम से और पूर्व की ओर जो घूमती है उसको उस गति को तो हम कहेंगे घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहेंगे। और जब यह पृथ्वी जैसे ये सूर्य है और इस सूर्य के जब ये पश्चिम से और पूर्व की ओर चक्कर लगाती है तो इसको कहेंगे परिक्रमण, यानी कि परिक्रमा जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उस चीज़ को तो हम कहेंगे परिक्रमण गति। और जब खुद ही अपने स्थान पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो इसको हम कहेंगे घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण या आवर्तन कहलाता है, और यह पृथ्वी की एक दैनिक गति है। दैनिक गति का मतलब है कि यह एक 24 घंटे वाली गति है। दूसरी हम बात करें कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार स्थायी पथ यानी कक्षा में सूर्य के अगर चारों ओर चक्कर लगाती है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, तो इसे परिक्रमण गति कहते हैं। और यह पृथ्वी की एक वार्षिक गति है। अब वार्षिक गति है कहने का मतलब है कि वर्ष में 365 दिन होता है, तो ये पूरे साल भर में एक परिक्रमा सूर्य के लगाती है। आगे हम बात करें तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि ये जो हम जो पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें काल्पनिक हैं, यानी कि गति भी काल्पनिक है और इसका अक्ष है वो भी काल्पनिक है। जो इसकी कक्षीय यानी कि परिक्रमण सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि पृथ्वी पूरे कक्ष में परिक्रमण के दौरान एक ही दिशा में झुकी हुई रहती है। अब इसको समझने के लिए हम ये कहेंगे कि यह पृथ्वी गोल न हो करके और ये अंडाकार शेप में बनी हुई है, यानी कि थोड़ा सा इसका क्या है झुकाव है। तो इसका जो झुकाव है वो हमेशा एक तरफ ही हमेशा रहता है। तो इसको आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी की परिक्रमण कक्ष के द्वारा बनाए गए समतल को कक्षीय समतल या परिक्रमण सतह कहते हैं, यानी कि वो जो परिक्रमा लगाती है उसको हम परिक्रमण सतह कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम बात करें इसकी घूर्णन गति की। और घूर्णन गति का मतलब है इसकी परिभ्रमण गति, यानी कि अपने ही स्थान पर जो घूमती है ये पृथ्वी 24 घंटे में। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, और इस घूर्णन काल को यानी कि 24 घंटे के इस समय को ही हम पृथ्वी दिवस कहते हैं या इसको पृथ्वी दिवस कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, अर्थात कोई स्थान 24 घंटे के बाद पुनः सूर्य के सामने होता है तो इसे ही हम सौर दिवस कहते हैं। यानी कि यह 24 घंटे में घूमती है और सूर्य एक प्रकार से इस तरह है कि सूर्य कभी भी किसी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है, इसके चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी यहाँ से अपने ही स्थान पर घूम रही है
और ये कोई स्थान है जो घूमते 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 वापस आकर के इसी जगह आ गया, तो इसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि यह पुनः सूर्य के सामने होता है, तो इसी को हम सौर दिवस कहेंगे। यानी कि इस स्थान से पृथ्वी घूमते घूमते वापस इस स्थान पर आई है, तो इसको हम एक पूरा, यानी कि 24 घंटे में आती है उस स्थान पर, तो इसको एक पूरा सौर दिवस हम कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि घूर्णन करती पृथ्वी सूर्य के सामने वाले आधे भाग पर दिन, जबकि पीछे के जो विपरीत भाग होता है उसको रात होती है। यानी कि सूर्य के सामने जो प्रकाश होता है, तो प्रकाश में जो स्थान होता है वो तो होता है दिन, और जब सूर्य की प्रकाश जहाँ नहीं पड़ता है तो उस स्थान पर छाया होती है, तो छाया होती है तो इसका मतलब वो रात होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि ग्लोब यानी कि पृथ्वी का दिन व रात को विभाजन करने वाले व्रत को प्रदीप्त व्रत कहते हैं, और ये मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि ये रीट 2022 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये रीट में ही पूछा हुआ है, इससे पहले की जो एग्ज़ाम्स हैं, बड़े एग्ज़ाम्स हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि ग्लोब या पृथ्वी पर दिन रात को विभाजित करने वाला व्रत है वो क्या कहलाता है, ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। और यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता है, बल्कि परिक्रमण तल के लंब के साथ मिलता है। यानी कि परिक्रमा करते हैं उस तल के साथ में यह मिलता है। यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो सूर्य की तरफ आने वाली पृथ्वी के आधे भाग में सदैव दिन होगा और शेष आधे भाग में सदैव ही अंधेरा यानी कि रात होगी। इस तरह की स्थिति में जीवन संभव नहीं हो सकता है। कहने का मतलब पृथ्वी अगर अपने स्थान पर नहीं घूमती है तो ऐसी कंडीशन में, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती है और एक ही तरफ प्रकाश पड़ता है, तो ऐसी कंडीशंस में ये ऐसा हो जाएगा। जैसा कि यहाँ लिख रखा है कि पृथ्वी का जो झुकाव है, कक्ष और अक्षीय झुकाव है, वो इस प्रकार यहाँ समझा रखा है। और ये जो मैंने बताया था आपको कि आधे भाग में यहाँ दिन है, ये देखो दिन यहाँ लिख रखा है, और आधे भाग में ये रात है। तो यहाँ मैंने बता रखा था कि सूर्य है और सूर्य का जो प्रकाश है यहाँ से गिर रहा है, तो इस पूरे आधे भाग में यानी कि इस तरफ गिर रहा है प्रकाश, तो ये तो हो गया दिन और ये हो गई रात। और इस जो विभाजन रेखा दिन और रात को विभाजित कर रही है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त व्रत कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और पृथ्वी जो अक्षीय झुकाव है, वो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है 23.5 डिग्री, यहाँ पर लिखा हुआ है। और पृथ्वी का जो घूर्णन की दिशा है वो मैंने पहले बता दिया, पश्चिम से पूर्व की ओर ये हमेशा घूमती है। और ये जो कक्षीय इसका झुकाव है, ये तो अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है, और ये जो 23.5 के बाद में जो बचता है यानी कि 67.5 डिग्री है, ये इसका कक्षीय झुकाव है। तो कई बार क्वेश्चन में पूछते हैं कि 66.5 डिग्री भी कई बार आ जाता है, ये कक्षीय झुकाव इसका होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ भी मैंने मेंशन कर रखा है कि पृथ्वी अक्षीय झुकाव है वो 23.5 डिग्री है, जबकि कक्षीय या कोण जो बनाती है वो 66.5 डिग्री का बनाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो पृथ्वी का जो घूर्णन गति है, इसका इस गति से क्या परिणाम होते हैं। यानी कि पृथ्वी जब घूर्णन करती है यानी कि अपने ही स्थान पर वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इससे क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो पहला तो होता है कि दिन रात का बनना, और दूसरा होता है कि इससे सूर्योदय होता है, दोपहर होती है और सूर्य अस्त होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो इससे अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति होती है, यानी कि घूमने पर यह ऊपर की ओर उभरती है, तो ये अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति होती है। और भूमध्य रेखा पर उभार पैदा होता है, यानी कि जब ये कोई चीज़ घूमती है तो घूमने पर उसमें एक उभार पैदा होता है, तो ये भूमध्य रेखा पर उभार पैदा होता है। ध्रुवों पर चपटा होना, यानी कि ध्रुवों पर घूर्णन गति लगभग शून्य हो जाती है, इस कारण से वह एक चपटी सी हो जाती है। और छठे नंबर पर है कोरियोसिस बल, यानी कि विक्षेप बल का उत्पन्न होना।
परिणाम स्वरूप हवाओं या महासागरीय धाराओं की दिशा में विक्षेपण यानी कि परिवर्तन होना होता है। तो ये जो घूर्णन गति है इसके प्रभाव हैं। और 7वें नंबर का है सूर्य, चंद्रमा व अन्य पिंड पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर पृथ्वी की ओर घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी कि पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन फिर अन्य जो पिंड होते हैं जैसे सूर्य है, चंद्रमा है या अन्य पिंड है, तो वो कैसे नजर आते हैं हमें कि वो पृथ्वी के पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगा रहे हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसमें ज्वार भाटा की दैनिक और अर्धदैनिक आवर्ती और पृथ्वी की घूर्णन गति का भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट बात करें कि पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रम से कम होती जाती है। यानी कि भूमध्य रेखा पर यह 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी कि सर्वाधिक जो घूमती है वो 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है, और 45 डिग्री अक्षांश पर 1120 किलोमीटर प्रति घंटा की, और ध्रुवों पर जाने पर लगभग शून्य हो जाती है। यानी कि इसकी गति लगभग शून्य हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करें तो परिक्रमण, यानी कि अभी तक तो हमने परिभ्रमण गति को पढ़ा था और अब हम पढ़ रहे हैं परिक्रमण गति को। तो परिक्रमण गति का मैंने पहले बता दिया कि पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन, यानी कि एक वर्ष में सूर्य के एक चक्कर लगाती है। हम सुविधा के लिए 365 दिन का एक वर्ष मानते हैं तथा 6 घंटे यानी कि 1/4 दिन इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के हम अगर ये 6 घंटे मिला करके 24 घंटे बन जाते हैं, यानी कि एक दिन बराबर हो जाता है। तो इस अतिरिक्त एक दिन को हम फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं। जैसा कि 28 फरवरी की जो फरवरी आती है वो कभी 29 फरवरी की अगर आती है तो फिर इसका मतलब है कि वो 4 वर्ष हो गए हैं। यानी कि परिणाम स्वरूप प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी महीना 28 दिन के बजाय 29 दिन का होता है, और यह वर्ष 366 दिन का होता है, और इसे ही 366 दिन का जो वर्ष होता है इसे ही हम लीप वर्ष कहते हैं। अब लीप वर्ष के लिए आगे और समझा रखा है कि जिस वर्ष में 4 या शताब्दी में, यानी कि 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो या और हो 500 600 ऐसे हो, इसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाए, यानी कि इस लीप वर्ष में या तो 4 का पूरा पूरा भाग जाए, या फिर शताब्दी होती है उस शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग जाए, तो वह लीप वर्ष होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करती है, जिसके कारण पृथ्वी सूर्य के बीच की दूसरी समयानुसार बदलती रहती है। नेक्स्ट हम बात करें तो पृथ्वी व सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी की स्थिति जो होती है उसको वो 3 जनवरी को होती है, और इस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं, यानी कि पेरिहेलिन हम कहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ मैंने पहले मेंशन कर रखा है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर न्यूनतम दूरी है वो तो किस डेट को, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और उसको क्या कहते हैं, उसको उपसौर कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। और ऐसे ही पूछा हुआ है कि उपसौर कब होता है, तो वो 3 जनवरी को होता है। नेक्स्ट इसी से संबंधित क्वेश्चन है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर अधिकतम दूरी हो, इसका मतलब है कि सूर्य और पृथ्वी अगर दूर दूर हैं तो उसको हम क्या, वो स्थिति आती है 4 जुलाई को, और ये स्थिति बनती है उसको कहते हैं अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें या नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो औसत दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक है अयनात, इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अयनात का मतलब है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य की परिक्रमा करती है तथा इसे परिक्रमण, यानी कि वो जो परिक्रमा करती है इस परिक्रमण के दौरान एक ही दिशा में झुकी रहती है। जैसा कि मैंने पाठ के इसके जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके शुरू में ही मैंने ये बता दिया था कि इस दौरान वह एक ही दिशा में झुकी रहती है, जिसके कारण सूर्य की तरफ एक बार उत्तरी गोलार्ध और एक बार दक्षिणी गोलार्ध झुकता है। आगे हम बात करें, चूँकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है इसलिए दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री अक्षांश तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अतः 23.5 डिग्री उत्तरी जो रेखा है उसको कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री जो दक्षिण में जो रेखा है, काल्पनिक रेखा है, उसको मकर रेखा कहते हैं।
तो इसको अयन रेखा व सूर्य की स्थिति को अयनात कहा जाता है। यानी कि इन रेखाओं को तो अयन रेखा कहते हैं और जो सूर्य की वहाँ स्थिति बनती है उसको अयनात कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि उत्तरी अयनात, यानी कि उत्तरी अयनात कब होता है, तो 21 जून को, यानी कि उत्तरी ध्रुव में सूर्य की ओर झुके होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और इस स्थिति को हम उत्तरी अयनात कहा जाता है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकता है, तो वह है कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा पर कब सीधा चमकता है, तो उसकी डेट यहाँ मेंशन कर रखी है, 21 जून को चमकता है। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात समझने की यह है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो इसके विपरीत हम ये कहेंगे कि सबसे छोटी रात होगी। यानी कि जहाँ दिन सबसे बड़ा होगा तो निश्चित है कि वहाँ रात सबसे छोटी होगी, जबकि इसकी विपरीत स्थिति में हम देखें दक्षिणी गोलार्ध में तो यह सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यानी कि वो तो 21 जून की बात थी और अब ये दक्षिणी अयनात है। इस अयनात में 22 दिसंबर की बात है। तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध और सूर्य का कर्क रेखा पर सीधा चमकना, एक तो ये स्थिति थी। अब ये दक्षिणी अयनात है, इसमें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें गिरना और स्थिति वैसी जो 21 जून की थी उसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। देखो जैसे कैसे कि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की ओर झुके होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, और इस स्थिति को दक्षिणी अयनात कहा जाता है। इस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु जबकि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रातें। यहाँ बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस यानी कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अब तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही क्या तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन अपने भारत में ये 25 दिसंबर को जो आता है वो तो 25 दिसंबर के शीत ऋतु रहती है, जबकि यहाँ हम देखें ऑस्ट्रेलिया में तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु इस वक्त रहती है। और ये किस कारण से है, वो 22 दिसंबर वाला जो सिस्टम समझाया हुआ है, यानी कि दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की जो रेखा है, सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा पर सीधी चमकती हैं। यही इसका एक रीजन फैक्टर है। जैसा कि इसमें इस जो डायग्राम है इसमें भी इसको समझाया हुआ है और आप इसको समझ सकते हो, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो। ये देखो कि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की विभिन्न स्थितियां हैं। जैसे ये 21 मार्च है, इसको 21 मार्च को बसंत विषुव कहेंगे और उत्तरी अयनात हम पढ़ चुके हैं 21 जून को कहेंगे। और यहाँ इसके विपरीत दक्षिणी अयनात है वो 22 दिसंबर को है पढ़ चुके होता है। और इसमें जो हमने उपसौर की बात की वो उपसौर 3 जनवरी को होता है। इसका मतलब ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, इसके बीच में न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी का यहाँ मतलब है कि ये दूरी और ये दूरी मतलब पास पास है, ये कम दूरी है, तो इस स्थिति को हम उपसौर कहेंगे। और ये स्थिति कब बनती है, 3 जनवरी को बनती है। और कितनी दूरी होती है, 147 मिलियन किलोमीटर इनकी होती है। ठीक इसके विपरीत हम देखेंगे अपसौर। अप का मतलब होता है दूर जाना, किसी से अलग होना, तो ये दूर हो गया। ये देखो सूर्य से ये पृथ्वी कितनी दूर है, ये बिल्कुल दूर है। तो दूर का मतलब है 152 मिलियन किलोमीटर और ये दूर है। इस स्थिति ये बनती है कब, यानी कि सर्वाधिक दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होती है, जो वो 4 जुलाई को होती है। तो 4 जुलाई को होती है, तो इसको हम किस नाम, ये कौन सा नाम दे रखा है इस 4 जुलाई को, अपसौर नाम दे रखा है। और इसके बाद हम बात करें तो यहाँ है शरद विषुव, ये 23 सितंबर को होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि विषुव,
यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं और बराबर वाली स्थिति को ही विषुव कहा जाता है। यानी कि विषुव कब होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव होता है। और ये भी बिल्कुल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पॉइंट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट हम बात करें तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और इस अवस्था को उत्तरी विषुव बसंत विषुव कहा जाता है। यानी कि उत्तरी विषुव कह दो या बसंत विषुव कह दो, एक ही बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी से संबंधित, तो ये 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। इस अवस्था को शरद विषुव या दक्षिणी विषुव कहा जाता है। जैसा कि वो 21 मार्च और 23 सितंबर वाली घटना है, तो 21 मार्च को जैसा हुआ है उसके विपरीत ये 23 सितंबर को हो जाएगा। यानी कि विषुव की स्थिति में प्रदीप्त वर्त देशांतर रेखाओं का अनुसरण करते हुए दोनों ध्रुवों से मिलता है। यानी कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर लगभग लंबवत पड़ती हैं, जिससे भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है और वार्षिक और दैनिक तापांतर बहुत कम रहता है। यानी कि वार्षिक तापांतर भी बहुत कम रहता है तो दैनिक तापांतर भी बहुत कम रहता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ यह है कि यदि पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है यानी कि परिक्रमण की गति है, तो इसके कौन कौन से प्रभाव होते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि परिभ्रमण गति के कौन कौन से प्रभाव होते हैं, वैसे ही परिक्रमण गति के कौन कौन से प्रभाव होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 3 तो इनमें से उठा करके देगा। जैसे परिक्रमण गति का प्रभाव कौन सा नहीं है, तो 3 तो इनमें से दे देगा और चौथा दे देगा परिभ्रमण वाले में से, तो परिभ्रमण वाला उसमें टिक सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछने का इसमें तरीका होता है। तो हम बात करते हैं कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव अगर है या परिक्रमण गति है, तो इसके प्रभाव कौन कौन से पड़ेंगे। तो एक तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है या ऋतु बनती हैं, जैसे शरद ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, तो ये मतलब बसंत ऋतु है, तो ये बनती है ऋतुएं। तो वो ऋतुओं का बनना और दिन रात का छोटा बड़ा होना, लेकिन दिन रात का होना ये तो परिभ्रमण गति में होता है, लेकिन इनका छोटा बड़ा होना ये परिक्रमण गति में होता है। वायुदाब पेटियों का खिसकना, कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण होना। तो कर्क रेखा और मकर रेखाओं का निर्धारण किससे होता है, परिक्रमण गति से होता है। ध्रुवों पर 6 माह का दिन व 6 माह की रात होना। और अभी पढ़े थे हमने कि अपसौर उपसौर अयानात और विषुव की जो स्थिति होती है वो कैसे बनती है, वो भी इसी कारण से बनती है, परिक्रमण गति से। और सूर्य की किरणों का सीधा व तिरछा चमकना और सूर्य की उत्तर दक्षिण आभासी गति का होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ऋतुएं जो परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन 2 कारणों से होता है। पृथ्वी का एक तो अक्षीय झुकाव और पृथ्वी का परिक्रमण, जैसा कि ये हम पहले ऊपर यहाँ पढ़ चुके हैं इसको। ये देखो ऋतुओं में परिवर्तन, और वही चीज़ों को यहाँ पर समझाया गया है ऋतु परिवर्तन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर बिना झुके सूर्य की परिक्रमा करती है तो संपूर्ण पृथ्वी पर सदैव दिन रात बराबर होंगे, यानी कि 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ कि ऋतु भी नहीं बनती और सूर्य की किरणें केवल सदैव भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती। तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव व परिक्रमण गति के कारण ही ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती हैं। जैसा कि एक चीज़ और रह गई, युति, यानी कि युति की स्थिति कब बनती है, यानी कि जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में होती हैं, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, युति कहा जाता है।
तो ये युति की स्थिति होती है, या फिर इसको हम सूर्य ग्रहण की स्थिति भी कहते हैं। यानी कि सोलर एक्लिप्स कह दो, या यानी कि सूर्य ग्रहण कह दो, या युति की स्थिति कह दो, एक ही बात होती है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश न पड़ करके चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तो इसको हम कहेंगे सूर्य ग्रहण। यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, ये देखो जैसा कि इसमें यह लिख रखा है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो इसके कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई यानी कि छाया पृथ्वी पर पड़े, तो इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। ये कई बार, यानी कि सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ग्रेड का भी है, और ज्योग्राफी से संबंधित जो नेट जेआरएफ करते हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किंतु चंद्रमा के कक्ष यानी कि तलों में 5 डिग्री का झुकाव होने के कारण प्रत्येक अमावस्या को घटित नहीं होता है। यानी कि ये आपका जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए ये लाइन लिखी हुई है कि भाई आप सोचो कि प्रत्येक महीने में अमावस्या आती है, तो फिर प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण होना चाहिए। तो ये इस कारण से नहीं होता है। किस कारण से नहीं होता है? कि पृथ्वी 5 डिग्री झुकी हुई है, इसके कारण ये नहीं होता है। यानी कि वर्ष में ऐसी घटनाएं 1-2 बार ही होती हैं। नेक्स्ट बात करें तो जब सूर्य का आंशिक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब ये पूरा सूर्य छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की जो परिधि है या इनकी उस परिधि कैसी बनती है, वो डायमंड रिंग या हीरक वलय की संरचना का निर्माण होता है। यानी कि डायमंड रिंग की तरह बन जाती है, या हीरक वलय की संरचना के रूप में वह निर्मित हो जाती है। तो सूर्य ग्रहण कह दो या युति कह दो, एक ही बात है। और इसके विपरीत हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। यानी कि इनसे संबंधित क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में आते रहते हैं। चंद्र ग्रहण यह लूनर एक्लिप्स की घटना कह दो या वियुति कह दो। तो वियुति की स्थिति में क्या होता है कि ये सूर्य है और यह है पृथ्वी और यह है चंद्रमा। यानी कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में ये पृथ्वी अगर आ जाती है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण कहेंगे। यानी कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो सूर्य की रोशनी न पहुंचकर पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो इसके कारण चंद्रमा पर आंशिक या पूर्ण अंधेरा हो जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब हम पहले इसको पढ़ा कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, लेकिन हर अमावस्या को नहीं होता है। ऐसे ही चंद्र ग्रहण भी हमेशा पूर्णिमा को होता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। यानी कि पूरा चंद्रमा ढक जाए तो उसको पूर्ण चंद्र ग्रहण कहेंगे, जबकि अंशतः यानी कि आंशिक रूप से ढक जाए तो उसको आंशिक चंद्र ग्रहण कहेंगे। और महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं इसके बारे में वो इस प्रकार से हैं, ये हम देख सकते हैं इनको। ये देखो, भूमध्य रेखीय व्यास कितना होता है? तो 12,756 किलोमीटर का होता है, और ध्रुवीय व्यास जो होता है वो होता है 12,713, और इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो 43 किलोमीटर का अंतर होता है। यानी कि 756 में से -713 निकालेंगे जब 43 का हमें ये अंतर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच में कितना अंतर है, ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछा हुआ है। तो 43 किलोमीटर का ये अंतर है। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है ये कि भूमध्य रेखीय परिधि और ध्रुवीय परिधि है, उसमें कितना किलोमीटर का अंतर है। तो यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं कि 40,077 किलोमीटर, और इसकी परिधि है यानी कि ध्रुवीय परिधि है 40,000, तो इसका सीधा ये अंतर हो गया 77 किलोमीटर का। ऐसे ही नेक्स्ट हम बात करें तो कुल जो क्षेत्रफल है वो 510 मिलियन यानी कि 51 करोड़ किलोमीटर का है। और यहाँ स्थलीय जो क्षेत्रफल की बात करें तो ये 149 मिलियन या फिर 14.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर का है, यानी कि 29.22 है।
और महासागरीय क्षेत्रफल है वो ये यहाँ पर लिख रखा है 17.78 है। और पृथ्वी का जो आयतन है वो है 416 मिलियन यानी कि 41.6 करोड़ घन किलोमीटर। और पृथ्वी का जो घनत्व है वह है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये पृथ्वी का घनत्व है। और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वह है 5.882 गुणा 10⁻31 टन। यह है। पृथ्वी के भार की बात करें तो 6600 खरब टन है। और धरातल का जो वक्रता है वो 7.98 प्रति मील है। नेक्स्ट मैंने कुछ लिख रखा है, ये फैक्ट के रूप में लिख रखा है कि जो नक्षत्र दिवस होता है वो तो होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड का होता है। जबकि एक सौर दिवस होता है, इसको राउंड फिगर में लेते हैं कि 24 घंटे का एक सौर दिवस होता है। लेकिन ये नक्षत्र दिवस है, ये मतलब फैक्ट एक्चुअली जो कितने समय लगता है एक नक्षत्र दिवस में, तो वो है 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड का ये होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो विश्व की जो ज्योग्राफी है यानी कि विश्व भूगोल है, उस विश्व भूगोल में हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ एवं इसके प्रभाव, ये पूरा होता है। और ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में तथा रीट और राजस्थान पुलिस जैसी यानी कि कृषि पर्यवेक्षक जैसी या रीट जैसी एग्ज़ाम है उनमें अक्सर पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त ज्योग्राफी यानी कि स्कूल जो व्याख्याता है, कॉलेज लेक्चरर है, इसमें भी ये विश्व ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक बनता है। और नेट जेआरएफ में भी ये टॉपिक बनता है। तो ये मैंने इसको समझाने की आपको कोशिश की है। अब मैं जो नेक्स्ट पार्ट डालूँगा वो इसके बाद का पार्ट डालूँगा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं किस प्रकार हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो हैं उनके बारे में पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। इस प्रकार से ये पूरे मतलब ज्योग्राफी के जो पार्ट्स हैं उनको पूरा करके और फिर इसके बाद में मैं इनके जो ऑब्जेक्टिव जो बनते हैं यानी कि विश्व ज्योग्राफी संबंधित जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स की मैं क्लास लूँगा नंबर वाइज। तो इसका मैंने जो अपना जो थंबनेल है यूट्यूब का उसमें भी मैंने 1 नंबर डाल रखा है, यानी कि यहाँ जो ये जो पॉइंट यहाँ लिख रखा है मैंने ऐसे ऐसे करके मैंने 1 डाल रखा है और पृथ्वी की गतियाँ इसके प्रभाव लिख रखा है। तो ये टॉपिक वाइज हम इसको पूरा करेंगे और ऐसे ही इस समझदारी के साथ जो वीडियो हैं या फिर इसको समझाने की मैंने कोशिश की है, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे यानी कि आपके YouTube चैनल अक्षय दृष्टि एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन तक यह वीडियो पहुंचाएं ताकि आपका स्वयं का भी भला हो और उनका भी भला हो सके। और मैं इसमें दिन प्रतिदिन आगे से आगे मैं इसमें वीडियो बनाने में और समझाने में सब में सुधार कर रहा हूं और मैं हर चीज़ को सीखने की कोशिश करता हूं। मैं भी आपसे सीखता हूं, तो आप इसमें से कोई कमी हो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कमेंट्स बॉक्स को देख करके और फिर अन्य जो वीडियो हैं उनमें सुधार करके मैं इस प्रकार से डालूँगा ताकि हमारा इस शिक्षा के प्रति कुछ योगदान हो सके, आपका भी योगदान हो सके। आप पढ़ रहे हैं या आप दूसरे को आप भेज रहे हैं या इसको पढ़ करके आप किसी दूसरे को समझा रहे हैं तो आपका भी ये एक योगदान होगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।